लाइफ प्रोसेस कर रहे हैं लास्ट, जिसका नाम है एक्सक्रीशन। क्या नाम है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का नाम सुनते ही दिमाग में ये चीज आती है कि बॉडी के वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, बॉडी के वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना है। अब देखो बॉडी वेस्ट किस किस फॉर्म में बनाती है। तो हमारी बॉडी बेटा एक्यूमुलेट करती है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, बहुत सारे आयंस जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फेट, फॉस्फेट। ठीक है, बॉडी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती तो इन चीजों का प्रोडक्शन होता है, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, Na+, K+, Cl-, SO4-, फॉस्फेट, बहुत सारे आयन। तो इनको बॉडी से क्या करना है बेटा? रिमूव करना है। क्या करना है? रिमूव करना है। तो इन वेस्ट मटेरियल को रिमूव, वेस्ट मटेरियल के प्रोसेस को रिमूव करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। तो लिखें, हाँ, organisms accumulate ammonia, urea, uric acid, ions like, अरे लिख रखा ना बोर्ड पे, organisms accumulate ammonium, potassium, chlorine, sulfate, phosphate, etc etc। लिखा यहां तक? आराम से, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं। यहाँ रख दो ना आगे। ऑर्गेनिज्म like sodium, potassium, chlorine, sulfate, phosphate, etc। ठीक है ना? ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ड्यूरिंग या बाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, कुछ भी, बाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, and these substances during metabolic activities, कि जब बॉडी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है तो ये सब्सटेंस एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। एंड दीज सब्सटेंसेस needs to be removed from the body। अगला पॉइंट, the process of removing waste material from the body is called as, क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन। इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। शुरुआत हो चुकी है चैप्टर की इसी डिफाइन के साथ। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। तो देखो बेटा, बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। अच्छा ठीक है, एक चीज बताओ, CO2 ह्यूमन के लिए वेस्ट है या नहीं? तभी तो वो उसको क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है। तो क्या एक तरह से एक्सक्रीशन ही है? तो ये हम लास्ट में देखेंगे कि सम अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन, जैसे लंग, CO2 को रिमूव कर रहा है तो एक तरह से एक्सक्रीशन ही कर रहा है वो। ठीक है, पर अपन मेजर देखेंगे अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड का। तो जब एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है तो ये सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं। देखो बॉडी में वेस्ट का मतलब वो चीज जरूरी नहीं है कि वो चीज काम की है या नहीं है। वेस्ट मतलब पहली चीज तो वो काम की नहीं, और दूसरी पहली चीज तो वो काम की नहीं है और दूसरी चीज वो ज्यादा है। तो ज्यादा है तो भी उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो बॉडी के अंदर ये सारी चीजें प्रोड्यूस होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, और इन सब चीजों को क्या करना पड़ता है? रिमूव करना पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दिस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। क्लियर? अब देखो, अगर हम वापिस जिस तरह से हर चैप्टर को पढ़ रहे थे इसी को सिंपलर ऑर्गेनिज्म से किसकी तरफ मूव करेंगे? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म में कौन आ जाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन आ जाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा की, अमीबा गैसियस एक्सचेंज कैसे कर रहा था? जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है ना, कि ये अमीबा है एक, जहां डाउट हो पूछ ले। ऑक्सीजन इसने अंदर ले ली थी और क्या वहां
एक्सक्रीशन किसके थ्रू करेंगे? वो ही जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू। किसके थ्रू? जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू। ठीक है, तो देखो अगर अमीबा है तो इसके अंदर ये बना देता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। क्या बना देता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अमीबा के अंदर एक और वैक्यूल पढ़ाया था, किसको याद है? फूड वैक्यूल। कि जब उसने फूड अंदर लिया था तो किस फॉर्म में लिया था? फूड वैक्यूल की फॉर्म में। और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेगा वो क्या करेगा? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कि जो भी एक्स्ट्रा वाटर वगैरह प्रेजेंट होता है, ये तो न्यूक्लियस हो गया, ये क्या बन गया बेटा यहाँ पे? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू वेस्ट मटेरियल कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल अमीबा है, एक और यूनिसेलुलर एग्जांपल कौन है? पैरामीशियम। हर जगह हम यही एग्जांपल लिखते हैं यूनिसेलुलर क्योंकि मोस्ट कॉमन है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है बेटा? जनरल बॉडी सरफेस। कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, ठीक है ना? कंसंट्रेशन बाय द सिंपल डिफ्यूजन, यहां से अंदर ले लिया। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिज्म उनके पास क्या आ जाते हैं बेटा? स्पेशल ऑर्गन। यहाँ पे सुनो, मैं 3-4 ऑर्गन के नाम बता रहा हूँ तो याद। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो जनरल बॉडी सरफेस और अमीबा में पर्टिकुलरली सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनके पास कुछ स्पेशल ऑर्गन्स आ जाते हैं। तो उन ऑर्गन्स के नाम देखते हैं हम। पहला ऑर्गन है बेटा फ्लेम सेल्स। क्या है? फ्लेम सेल्स। अभी लिखवाऊंगा मैं, देखना। ठीक है, फ्लेम सेल्स ये बेटा प्रेजेंट होता है फ्लैट वॉर्म्स के अंदर। किसके अंदर? फ्लैट वॉर्म्स। मैंने 2 वॉर्म्स बताए थे तुम्हें, राउंड वॉर्म और फ्लैट वॉर्म। ठीक है ना? जैसे एस्केरिस और ये फ्लैट लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, फ्लैट वॉर्म। जैसे इसका एग्जांपल है प्लेनेरिया। क्या नाम है इसका? प्लेनेरिया। तो इनके पास कौन सा ऑर्गन होता है? फ्लेम सेल। ये नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है ना? फ्लेम सेल। दूसरा ऑर्गन हम बताने जा रहे हैं बेटा नेफ्रीडिया। क्या बताने जा रहे हैं? नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया प्रेजेंट है बेटा अर्थवॉर्म में। किसमें? अर्थवॉर्म। ये ऑर्गन्स के नाम है। पहला ऑर्गन है फ्लेम सेल, प्रेजेंट है फ्लैटवॉर्म, प्लेनेरिया। दूसरा ऑर्गन क्या है? नेफ्रीडिया। क्या किसमें ऑर्गन इन द सेंस की इसकी ये जो सेल्स है ये फंक्शन कर रही है। ठीक है ना? ऐसे तो हम इसको कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये कंसेप्ट मैंने फर्स्ट दिन ही बताया था। तुम्हारा ध्यान बातों में है, पंचायती पकड़ने। इधर देखिए, प्लेटफॉर्म्स या प्लेनेरिया में कौन सी चीज प्रेजेंट है? फ्लेम सेल। अगर अर्थवॉर्म की बात करें तो क्या प्रेजेंट है यहाँ? नेफ्रीडिया। ध्यान रखना, अगर सवाल आ गया तो फिर कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है इनके लिए, बस ये याद रखने हैं। क्योंकि एक न एक सवाल ऐसा आता है जिसका कोई कंसेप्ट नहीं है, फैक्ट है। बहुत सारे होते हैं लेकिन यहाँ 4 बताऊंगा मैं। केवल तो प्लेटफॉर्म्स और प्लेनेरिया के पास, प्लेनेरिया इज द एग्जांपल ऑफ प्लेटफॉर्म। कौन सा है? फ्लेम सेल। अर्थवॉर्म के पास कौन सा ऑर्गन है? नेफ्रीडिया। तीसरा आता है बेटा मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। क्या आता है? माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स या माल्पीजियन ट्यूब। ये होती है बेटा इंसेक्ट के अंदर। एक इंसेक्ट जैसे कि मैं ले लूं कॉकरोच, उसके पास क्या होगा बेटा? मेल्फिजियन ट्यूब्यूल। ठीक है। चौथा आता है बेटा एंटीनल ग्लैंड। क्या आती है? एंटीनल ग्लैंड। ये देखने को मिलती है फॉर एग्जांपल प्रॉन्स के अंदर। किसके अंदर? प्रॉन्स के अंदर। पानी में मिलते हैं प्रॉन्स। ठीक है, प्रॉन्स होते हैं ना, वहां भी बताया था ना रेस्पिरेशन में। ठीक है, प्रॉन्स। ठीक है, और पांचवा क्या है बेटा? सबसे सुपीरियर किडनी, जो किसके अंदर देखने को मिलेगी? मैमल्स के अंदर। और मैमल्स के अंदर फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग। केवल ह्यूमन ही मैमल नहीं है। देखो बेटा ये नाम पढ़ा कैसे? मैमल, थोड़ा कंसेप्ट देखें भाई लोग का। मैमल मतलब कि ऐसी स्पीशीज जिनके पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट। और मेमोरी ग्लैंड यानी कि वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को मिल्क फीड कराते हैं। ठीक है, तो जैसे ह्यूमंस हो गए, डॉग हो गया, कैट हो गया, तो वहां से नाम निकला मैमल, मेमोरी ग्लैंड। कि जिस भी स्पीशीज के पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है उनको कौन सी क्लास के अंदर रखा गया? एनिमल किंगडम में, मैमल्स में। किसमें रखा गया? मैमल्स में। तो मैमल्स के पास क्या होती है? किडनी, जैसे कि ह्यूमन में। समझ में आया? ठीक है, कहां तक ली? हाँ, अर्थवॉर्म के अंदर ऑर्गन है, उसका नाम है नेफ्रीडिया। ये बेटा देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो जनरल बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन हो गया, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर आ जाते हैं, वो केवल एक्सक्रीशन का ही काम करते हैं। ठीक है ना? जैसे कि फ्लैटवॉर्म के अंदर फ्लेम सेल एक्सक्रीशन परफॉर्म करती है, अर्थवॉर्म में नेफ्रीडिया एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है, इंसेक्ट में माल्पीजियन ट्यूब,
प्रॉन्स के अंदर एंटीनल ग्लैंड, अर्थवॉर्म, क्या आंसर जाएगा? नेफ्रिडियम। ठीक है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, हाँ अगला पॉइंट स्टार लगा के अगला पॉइंट। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इज डिफरेंट इन यूनिसेलुलर, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इज डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। समझ आ रहा है इधर? The process of excretion is different in unicellular and multicellular organism. In unicellular organism, अगला point. In unicellular organism, waste material is removed. In unicellular organism, waste material is removed by general body surface. In unicellular organism, waste material is removed by general body surface through diffusion. Through diffusion. By general body surface through diffusion. कौन से प्रोसेस के थ्रू रिमूव होते हैं? डिफ्यूजन से। कोई स्पेशल ऑर्गन कुछ ही नहीं, बस जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है ना? एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम। एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम। हाँ, ये बना के नोट लगा के लिख लो। इन अमीबा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम, ये बना लो अमीबा और नोट लगा के लिखो। इन अमीबा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। ये कॉन्ट्रैक्ट, ये तो न्यूक्लियस हो गया। अमीबा सेल है तो ये तो न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म, और ये क्या बनाया? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इन अमीबा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। ऐसे लिख लो। इन अमीबा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। लेकिन होगा कैसे बेटा? जनरल सरफेस से। बस सरफेस के थ्रू ही एक्सचेंज हो जाएगा। पानी बाहर आ गया, अंदर चला गया, वेस्ट मटेरियल बाहर आ गया, अंदर चला गया। In amoeba, contractile vacuole helps in the removal of excess water. फूड तो वो तो इजेशन हो रहा था ना, वो तो डायरेक्ट यहाँ से ब्रेक होके फिर रिमूव हो रहा था, उसको एक्सक्रीशन में काउंट नहीं करेंगे, वो इजेशन है। इन अमीबा contractile vacuole helps in removal of excess water. एग्जाम्पल है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म का अमीबा और पैरामीशियम। किस प्रोसेस से एक्सक्रीशन होता है? बाई जनरल बॉडी सरफेस थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है ना? जनरल बॉडी सरफेस में डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीशन होता है इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम। और अमीबा के अंदर इस स्ट्रक्चर का नाम ध्यान रखें, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इट हेल्प्स टू रिमूव द एक्सेस वाटर फ्रॉम अमीबा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, अगला पॉइंट, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। Multicellular organisms have special structures. Multicellular organisms have special structures. Multicellular organisms have special structures to perform the excretion. और ये लिख लें, multicellular organisms have special structures to perform the excretion. हाँ, ये सब लिख लें, जैसे प्लेनेरिया, अर्थवॉर्म, इंसेक्ट, प्रॉन्स, ये कुछ। हाँ, फिर मेरे को भी पूछ लेना 5 मिनट पॉज करना। ये बहुत ज्यादा पानी चाहिए। क्या चाहिए? अमोनिया बेटा बहुत ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है और इसके एक्सक्रीशन के लिए किसकी नीड है? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये बहुत टॉक्सिक है। दूसरा, इसके एक्सक्रीशन के लिए किसकी नीड है? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की। ठीक है, और तीसरा बेटा ये पानी में बहुत ज्यादा सोल्यूबल है। कैसा है? पानी में बहुत ज्यादा सोल्यूबल है। तो देखो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना, पानी में ही रहते हैं, तो उनके पानी की कोई कमी नहीं है और उनका रेस्पिरेशन भी डिजोल्व ऑक्सीजन। जैसे फिश की बात करें तो माउथ से वाटर ले रही थी, तो ये क्या करते हैं बेटा? अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं और उस अमोनिया को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? वाटर के अंदर, और वो वाटर वापस बाहर निकल जाता है। ऐसा एक्सक्रीशन जिसमें अमोनिया एक्सक्रीट हो रहा हो, ठीक है ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज कॉल्ड एज अमोनोटेलिज्म। ठीक है, अच्छा सुनना, फिश की बात करूं अगर मैं, फिश ने माउथ से वाटर का इंटेक किया,
ठीक है। गिल्स में क्या हुआ, ये अमोनिया किसके अंदर चली गई, उस वाटर के अंदर, वो वाटर वापस बाहर निकल जाएगा। फिश ने माउथ के थ्रू क्या लिया, वाटर लिया, और वो वाटर गया गिल्स के पास। ठीक है। अमोनिया टॉक्सिक है, उसको एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की नीड है। फिश ने अंदर वाटर लिया और उसमें अमोनिया क्या हो गई, सोल्यूबल हो गई, और वो वाटर वापस क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, उस प्रोसेस, एक्सक्रीशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिक। क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिक। समझ में आया? The process of excreting ammonia is called as ammonotelism and the nature of the organism is ammonotelic. ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, उनका नेचर कैसा है, वो अमोनोटेलिक है, और उस एक्सक्रीशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिज्म। फॉर एग्जांपल, बोनीफिश, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट, ठीक है ना, पानी में रहने वाले, देखो बोनीफिश हो गई, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, कोई नीड नहीं है, टॉक्सिक है, ज्यादा पानी चाहिए, पानी की कोई कमी नहीं, आराम से पानी में डिजोल्व आती है, वाटर को बॉडी के अंदर लेंगे, उसमें अमोनिया रिलीज करेंगे, और वो वाटर वापस बॉडी के बाहर चला जाएगा। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज कॉल्ड एज अमोनोटेलिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक। कि उनका नेचर कैसा है उन ऑर्गेनिज्म का, वो अमोनोटेलिक है। कैसे है, अमोनोटेलिक। ठीक है। अब हाँ, एक्सक्रीट का मतलब ये अमोनिया कहाँ बना, उनकी बॉडी में, और इसको उन्होंने बॉडी से बाहर निकाल दिया। वाटर में नहीं होता है, पानी अंदर आया और बॉडी से अमोनिया निकल के किसमें चली गई, पानी में, और ये पानी वापस क्या हुआ, बाहर चला गया। इट इज सोल्यूबल इन वाटर। सोल्यूबल इन वाटर यानी कि जब पानी आएगा तो यहाँ से अमोनिया निकल के किसमें आ जाएगा, पानी में, आराम से सोल्यूबल हो जाता है। नहीं, पानी में अमोनिया कहाँ प्रेजेंट है, हाइड्रोजन कहाँ है? हाँ, तो वाटर कंटिन्यूसली इंटेक कर रही ना, टॉक्सिक है ना, इसलिए तो टॉक्सिक है, इसलिए टॉक्सिक है, तो वाटर की रिक्वायरमेंट। आज मेरी बात सुनो, कोई जैसे एसिड है, अब उसकी कंसंट्रेशन कम करनी है तो उसमें क्या मिलाओगे, पानी। तो टॉक्सिक है, तो इसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए इसमें H2O की रिक्वायरमेंट पड़ी। पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन थी और डिजोल्व CO2 भी थी। ऑक्सीजन जिसकी नीड होगी बॉडी वही लेगी ना। पानी में तो बहुत सारी चीजें डिजोल्व, आयंस प्रेजेंट है, सब कुछ प्रेजेंट है, बढ़ने तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, डिजोल्व हो जाएगा। भाई हम जब एयर लेते हैं तो उसमें कितनी गैसेस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, सब प्रेजेंट है। लेकिन हमारे लंग्स केवल कौन सी गैस को एक्सेप्ट करता है, ऑक्सीजन, और बाकी सारी एयर के साथ बाहर आ जाती है। यहाँ फिल्टर थोड़ी लगा के अंदर जाके केवल ऑक्सीजन एक्सेप्ट होगी। तो बॉडी का मैकेनिज्म ही ऐसा है कि पानी आएगा, जरूरत नहीं है उसको, अमोनिया को डाल दिया और पानी बाहर निकल। हाँ, डिफ्यूजन ही है एक तरह से ही है। नहीं नहीं, ये जाके पानी में डिजोल्व हो गई ना, अब वो वापस नहीं लेगा उसको, क्योंकि उसको जरूरत नहीं। जब पानी फिश की बॉडी में आ रहा था उसमें ऑक्सीजन भी थी और CO2 भी, सब गैसेस डिजोल्व थी वाटर में, लेकिन फिर भी केवल ऑक्सीजन ही ले रहा था। मैकेनिज्म ही ऐसा है, हम बाहर से एयर ले रहे हैं, केवल ऑक्सीजन को ही थोड़ी ले रहे हैं, सब जा रही है, लेकिन लंग्स में सेपरेट कौन हो रही है, केवल ऑक्सीजन, बाकी सब बाहर निकल जाएगी वापस। क्या फर्क पड़ रहा है, समुद्र है वो, अमोनिया के, अरे अमोनिया जो क्या, इतना अमोनिया थोड़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, हम इतना कचरा डालते हैं, वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डीजनरेट कर देंगे, और इस अमोनिया को कौन यूज कर लेगा, प्लांट, फॉर द यूज ऑफ नाइट्रोजन। जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल, कि सॉइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो नाइट्रोजन को, राइजोबियम, नोस्टॉक, एनाबिना, तो पानी के अंदर भी प्लांट्स है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ये साइकिल चलती रहेगी, न तो कोई पानी खराब होना है, कुछ नहीं होना। ठीक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं यूरिक एसिड की। किसकी बात करते हैं, यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड बेटा उन ऑर्गेनिज्म में होता है जो पानी को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन उन ऑर्गेनिज्म में होता है जो पानी को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। यानी कि देखो, इसके एक्सक्रीशन में पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी और इसके एक्सक्रीशन में पानी की बहुत कम रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे, और अगर यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन हो रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिज्म। क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिज्म। यहाँ था अमोनोटेलिज्म, इसको क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिज्म। और उन ऑर्गेनिज्म का नेचर कैसा हो जाएगा, यूरिकोटेलिक।
ठीक है, अब इधर समझना, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इज कॉल्ड एज यूरिकोटेलिज्म एंड द नेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज यूरिकोटेलिक। अब एक चीज समझना, विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। कोई एग्जांपल बता सकता है इसका? नहीं बेटा, हम इजेक्शन नहीं पढ़ रहे, हम एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं। यहाँ यूरिन बनाएंगे, कितना वाटर, 1-1.5 लीटर पानी यूरिन डेली का रिलीज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, बर्ड, यहाँ पे जो ये यूरिक एसिड रिलीज होता है, इट रिलीज इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट और पैलेट। पेस्ट और, देखिए बेटा, जो बर्ड्स होते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है ना, ये अपना वेस्ट मटेरियल किस फॉर्म में रिलीज करते हैं? पेस्ट और पैलेट की फॉर्म में, ठीक है ना। पेस्ट या पैलेट, जो बर्ड्स होती है, रेप्टाइल्स होते हैं, पेस्ट या पैलेट की फॉर्म में, यानी ये किसका लॉस बचा लेते हैं? वाटर का, विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। क्या एक्सक्रीट करते हैं ये? यूरिक एसिड। सर यूरिक एसिड ही क्यों? क्या देखिए बेटा, इनकी जो बॉडी साइज है, इनके कंपैरिजन में इनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। अगर एक बर्ड की बात करूं, साइज तो छोटी है, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या है? उसके सरफेस एरिया के हिसाब से उसका वॉल्यूम ज्यादा है। पानी वो इतना कंज्यूम करती नहीं है, और अगर वो एक्सक्रीशन में इतना पानी रिलीज कर देगी तो फिर ऑर्गेनिज्म ही बहुत छोटा सा है, और अगर एक्सक्रीशन के लिए उसने बहुत सारा वाटर बाहर निकाल दिया बॉडी से तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये एक्सक्रीशन करते हैं विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। तो इन्होंने जो इनका एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? पेस्ट एंड पैलेट्स की फॉर्म में। और क्या एक्सक्रीट करते हैं ये? यूरिक एसिड, क्योंकि यूरिक एसिड पे एक्सक्रीशन के लिए वाटर की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ये टॉक्सिक नहीं होता है। लेकिन अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक था, तो बॉडी से बाहर कैसे निकाले हैं? तो उसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट हुई। समझ में आया? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड निकालते हैं उनका यूरिकोटेलिक, और यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को प्रोसेस को क्या नाम है? यूरिकोटेलिज्म। तो अमोनोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म, अमोनोटेलिक और यूरिकोटेलिक। अब बात आती है यूरिया की। यूरिया बेटा एक्सक्रीशन करते हैं जैसे ह्यूमन, हम क्या रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से? यूरिया। अब यहाँ से एक चीज सुने, बॉडी में बनता तो अमोनिया है, क्या बनता है? अमोनिया। अमोनिया जाता है लीवर के पास, किसके पास? लीवर के पास, और लीवर उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? यूरिया में। फिर इस यूरिया को लीवर से कहां भेजा जाता है? किडनी के पास। अरे ऑर्गन का नाम क्या बताया मैंने? ह्यूमन बीइंग्स या मैमल्स में किडनी के पास। वापस सुने, बनेगा तो क्या? अमोनिया। अमोनिया किसके पास जाएगा? लीवर के पास। लीवर में वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? यूरिया में। इस यूरिया को ब्लड कहां लेके जाएगा? किडनी से, और वहां पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? यूरिन का। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? यूरिन का। ठीक है, तो देखो यूरिया के एक्सक्रीशन के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक समझ आया? तो एनिमल्स में ये 3 टाइप के नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। हम इस चैप्टर में किसका एक्सक्रीशन देखेंगे? यूरिया का, यानी किडनी, और वो भी किसकी? ह्यूमन की। किसकी? ह्यूमन की। वापस सुन ले, अमोनिया टॉक्सिक है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, पानी में बहुत ज्यादा सोल्यूबल होता है, इसके लिए इसको एक्सक्रीशन के लिए लार्ज अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। द प्रोसेस ऑफ excreting अमोनिया इज कॉल्ड एज अमोनोटेलिज्म एंड द नेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज अमोनोटेलिक। यूरिक एसिड excrete with the minimum loss of water. The process of excreting uric acid is called as uricotelism and the nature of organism is called as uricotelik. Excretory substance किस फॉर्म में रिलीज होता है? इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट और पैलेट। एग्जांपल बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। यही बात करें यूरिया की, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया इज कॉल्ड एज यूरियोटेलिज्म एंड द नेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज यूरियोटेलिक। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग। कोई दिक्कत? ठीक है, लिखें।